सब्सक्राइब कीजिए केमिस्ट्री नेटवर्क चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल नोटिफिकेशंस पे कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका राहुल पांडे सर एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री नेटवर्क ग्वालियर में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि कोलाइड कैसे बनाए जाते थे, उसमें से एक विधि रह गई थी पेप्टिकरण। तो आज हम पेप्टिकरण से ही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली चीज होती है पेप्टिकरण होता क्या है। पेप्टिकरण को इंग्लिश में कहते हैं पेप्टाइजेशन। इस विधि में जिस पदार्थ का भी कोलाइड तैयार करना होता है, इस विधि में जिस पदार्थ का कोलाइड तैयार करना होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट की उपयुक्त मात्रा मिला देते हैं, जिससे उस पदार्थ का कोलाइड तैयार हो जाता है। इस विधि में जिस पदार्थ का कोलाइड बनाना होता है उसके ताजे बने अवशेप में पीपीटी में इलेक्ट्रोलाइट की उपयुक्त मात्रा मिला देते हैं, जिससे उस पदार्थ का कोलाइड तैयार हो जाता है। जैसे हम FeOH का होल ट्वाइस, इसका नाम क्या होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड। जैसे हम फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे बने अवक्षेप में FeOH का होल ट्वाइस, वो थ्राइस होगा जी। फेरिक हाइड्रोक्साइड के फेरिक या फेरस में 2 होती है, इसमें 3 होगी। फेरिक हाइड्रोक्साइड इस विधि में फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे बने अवक्षेप में, ताजा अवक्षेप इलेक्ट्रोलाइट हम इसमें यूज करते हैं फेरिक क्लोराइड। इलेक्ट्रोलाइट इस विधि में जिस पदार्थ का कोलाइड तैयार करना होता है उसके ताजे बने अवक्षेप में इलेक्ट्रोलाइट की उपयुक्त मात्रा मिला देते हैं, जिससे उस पदार्थ का कोलाइड तैयार हो जाता है। माने इसमें क्या होगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइड तैयार हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जो आवेश आयन कॉमन होते हैं उन्हें अवशोषित कर लेते हैं। तो आप इसमें Fe कॉमन है तो Fe के आयन को अवशोषित कर लेगा। Fe आयन अवशोषित हो जाएगा तो Fe पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये कैसा कोलाइड बनेगा, धनात्मक कोलाइड, धनात्मक कोलाइड। ठीक है, तो क्या है पेप्टिकरण। इस विधि में जिस पदार्थ का कोलाइड तैयार करना होता है उसके ताजे बने अवक्षेप में इलेक्ट्रोलाइट की उपयुक्त मात्रा मिला देते हैं, जिससे उस पदार्थ का कोलाइड तैयार हो जाता है। यह क्रिया पेप्टिकरण कहलाती है तथा इलेक्ट्रोलाइट पेप्टिक कारक कहलाता है। क्लियर? फिर से बोल दें इसका। ठीक है, इस विधि में जिस पदार्थ का कोलाइड तैयार करना होता है उसके ताजे बने अवशेप में इलेक्ट्रोलाइट की उपयुक्त मात्रा मिला देते हैं, जिससे उस पदार्थ का कोलाइड तैयार हो जाता है। यह क्रिया पेप्टिकरण कहलाती है तथा इलेक्ट्रोलाइट पेप्टिक कारक कहलाता है। एग्जांपल, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजे बने अवक्षेप में फेरिक क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया जाता है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का धन आवेशित कोलाइड तैयार हो जाता है। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल होता है, यदि हम आर्सेनिक सल्फाइड के ताजे बने अवक्षेप में, ताजे बने अवक्षेप को कहते हैं शॉर्टकट में पीपीटी, ताजे बने अवक्षेप में H2S मिला दी जाए, H2S गैस पास कर दी जाए, तो AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड का ऋण आवेशित कोलाइड तैयार हो जाता है, ऋणात्मक कोलाइड। और इस विधि में H2S कैसे काम करता है, पेप्टिक कारक का कार्य करता है। ठीक है, अब जो ऋणात्मक क्यों हुआ, क्योंकि इसमें कॉमन आयन होते हैं उसे अवशोषित करते हैं। तो अब कॉमन आयन कौन सा है, सल्फर, और सल्फर कैसे होता है, नेगेटिव, इसलिए ऋणात्मक। अगर अवशोषित, जैसे ऊपर वाले में अवशोषित होने वाला आयन कौन सा था, Fe, वो पॉजिटिव था, इसलिए धनात्मक कोलाइड था। क्लियर इंग्लिश में? ओके। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग a freshly prepared PPT या precipitated into colloidal form by the addition of some suitable electrolyte. The electrolyte used in this process are called peptizing agent and this process is called peptization. On adding FeCl3
solution on adding FeCl3 in the freshly prepared solution of ferric hydroxide. A reddish brown colloidal solution of ferric hydroxide is formed. Clear? Second example, on adding H2S or on passing H2S in freshly prepared PPT of arsenic sulfide solution, we obtain negative colloid of arsenic sulfide. Clear? Okay. तो ये हमने अभी देखा पेप्टिकरण द्वारा बनाने की विधि। अब इलेक्ट्रोलाइट तो बन गए। जो इलेक्ट्रोलाइट बनते हैं वो कैसे होते हैं, कुछ अशुद्धियां भी कंटेन करते हैं, इम्प्योरिटीज भी लिए रहते हैं। तो इन इम्प्योरिटीज को कैसे रिमूव किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलाइड। प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलाइड, कॉलाइड का शोधन। तो कॉलाइड का शोधन दो विधियों द्वारा होता है। एक होता है डायलिसिस मेथड, और दूसरा होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं डायलिसिस मेथड को। ठीक है, सबसे पहले हम किसको यूज करेंगे, डायलिसिस मेथड। डायलिसिस सुना क्या होता है? नहीं, चलो दिखाते हैं। डायलिसिस मेथड, इसे हिंदी में कहते हैं अपोहन विधि। अपोहन विधि, इस विधि में हम क्या करते हैं कि जो अशुद्ध कॉलाइड पार्टिकल्स होता है उसे अर्धपारगम झिल्ली से बने एक थैले में भर लेते हैं। ये अर्धपारगम झिल्ली का थैला कर दिया, उसमें भर लेते हैं। अर्धपारगम झिल्ली को शॉर्टकट में क्या कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लेते हैं, SPM। उसके अंदर अशुद्ध कॉलाइड पार्टिकल्स भर लेते हैं। ये क्या होता है, इम्प्योर कॉलाइड, इम्प्योर कॉलाइड्स। ठीक है, इस विधि में अशुद्ध कॉलाइड कणों को अर्धपारगम झिल्ली से बने एक थैले में भरकर पानी से भरे एक बीकर में लटका देते हैं। तो पानी से भरा बीकर ले लिया, उसमें लटका दिया, लटका दिया, जिससे अशुद्धियां विसरित होकर, माने विसरण क्रिया द्वारा विसरित होकर जल में आ जाती हैं और शुद्ध कॉलाइड कण थैले में शेष रह जाता है। ये मान के चलते हैं कि अशुद्धियां जो है वो छोटे आकार की होती है, था कॉलाइड आकार, क्रिस्टलॉइड आकार की होती हैं, तो वो विसरित हो जाएंगे। विसरण क्रिया में क्या होता है, पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। तो क्या हो गया, इसके अंदर कण क्या था, अंदर थे, सांद्रता अंदर ज्यादा थी और वो बाहर आ गए जल में। ठीक है, तो इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में जिस पदार्थ क्या करते हैं, इस विधि में अशुद्ध कॉलाइड कणों को अर्धपारगम झिल्ली से बने एक थैले में भरकर पानी से भरे बीकर में लटका देते हैं, जिससे अशुद्धियां विसरित होकर, कौन सी रिएक्शन होती है, डिफ्यूजन, जिससे अशुद्धियां विसरित होकर जल में आ जाती हैं और शुद्ध कॉलाइड कण थैले में शेष रह जाते हैं। क्लियर? क्योंकि हमने आपको बताया था कि कॉलाइड कण अर्धपारगम झिल्ली को पार नहीं कर पाते हैं, तो वो अर्धपारगम झिल्ली का थैला इसीलिए लिया है कि वो आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, वो पार नहीं कर पाएंगे, अशुद्धियां पार हो जाएंगे। क्लियर हो गया? इस विधि में अशुद्ध कॉलाइड कणों को अर्धपारगम झिल्ली से बने थैले में भरकर पानी से भरे बीकर में लटका देते हैं, जिससे अशुद्धियां विसरित होकर जल में आ जाती हैं और शुद्ध कॉलाइड कण थैले में शेष रह जाता है। नॉर्मली यह प्रक्रिया 10 से 15 दिन लेती है, इसलिए इसे शीघ्र करने के लिए इसमें इलेक्ट्रोड लटका दिए जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रोड के प्रभाव में अशुद्धियां तेजी से विसरित होकर जल में आ जाती है और शुद्ध कॉलाइड कण शेष रह जाता है। जब इस विधि में इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं तो इस विधि को कहते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड, विद्युत अपोहन विधि। फिर क्या कहते हैं हम, विद्युत अपोहन विधि। क्लियर हो गया? इस विधि में अशुद्ध डायलिसिस में क्या, इस विधि में अशुद्ध कॉलाइड कणों को अर्धपारगम झिल्ली से बने थैले में भरकर पानी से भरे जल में या जल से भरे बीकर में लटका देते हैं, जिससे अशुद्धियां क्रिस्टलॉइड आकार की होने के कारण विसरित होकर जल में आ जाती हैं और शुद्ध कॉलाइड कण
थैले में शेष रह जाती हैं। यह विधि सामान्यतः 10 से 15 दिन लेती है, अतः इसे शीघ्र करने के लिए इसमें 2 इलेक्ट्रोड लटका दिए जाते हैं। जब इस विधि में इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है तो इस विधि को विद्युत अपवहन विधि कहते हैं। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं है? ओके, अब इंग्लिश में बोल देते हैं इसको। इन दिस मेथड impure colloid particles are taken in a bag made of semi-permeable membrane. In this method, impure colloid particles taken in a bag made up from semi-permeable membrane and bag suspended into water solution The size of impurities are crystallized size, so they come into the water and pure colloid particles remain in the bag. This process normally takes 10 to 15 days. For doing fast, we use electrolytes. When we use electrolytes, then this process is known as electrodialysis method. Clear? In this method, impure colloid particles are taken in a bag made up from semi-permeable membrane and suspended into water solution. Impurities are colloid sized particles. Impurities are crystalloid sized particles, so they come into water through a diffusion process, and pure colloid particles are remain in the bag. This process normally takes 10 to 15 days. For doing fast, we use 2 electrolytes. We suspended 2 electrolytes in water solution. When we use electrolyte, then this process is known as इलेक्ट्रोडायलिसिस मेथड। क्लियर? आया समझ में? चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट विधि आती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है, इसमें अल्ट्रा फिल्टर से छानते हैं। अल्ट्रा फिल्टर कुछ नहीं होता है, छलनी होती है। जो फिल्टर पेपर होता है, फिल्टर पेपर, इसके ऊपर कोलॉइडल सॉल्यूशन का, फिल्टर पेपर में क्या होता है, छेद थोड़े से बड़े होते हैं और फिल्टर पेपर की प्रकृति क्या होती है, कोलॉइड पार्टिकल्स फिल्टर पेपर से पार हो जाते हैं। तो इसके ऊपर हम कोलॉइडल सॉल्यूशन का लेप चला देते हैं, इसकी पेस्टिंग कर देते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन की। जैसे ही हम इसके ऊपर कोलॉइडल सॉल्यूशन की पेस्टिंग करके इसे सुखा देते हैं तो ये कैसा एक्ट होने लगता है, फिर अल्ट्रा फिल्टर के रूप में, अल्ट्रा फिल्टर पेपर के रूप में यूज होने लगता है। अब इसके ऊपर जब हम इम्प्योर कोलॉइड पार्टिकल्स डालते हैं तो क्या होता है, इम्प्यूरिटीज माने अशुद्धियां बाहर आ जाती हैं, छन जाती हैं और शुद्ध कोलॉइड कण फिल्टर पेपर पर ही रह जाते हैं। ठीक है? तो क्या होता है, इस विधि में अशुद्ध कोलॉइड कणों को अल्ट्रा फिल्टर से होकर छानते हैं, जिससे अशुद्धियां अल्ट्रा फिल्टर को पार कर बाहर आ जाती हैं, पार कर जाती हैं और शुद्ध कोलॉइड का फिल्टर पेपर पर शेष रह जाता है। क्लियर? अल्ट्रा फिल्टर क्या होता है, जब सामान्य फिल्टर पेपर पर कोलॉइडल विलयन का लेप लगा देते हैं तो वह अल्ट्रा फिल्टर के रूप में कार्य करता है। जब फिल्टर पेपर पर कोलॉइडल विलयन का लेप लगा देते हैं तो वह अल्ट्रा फिल्टर के रूप में कार्य करता है। अब कोलॉइडल विलयन क्या है, सेल्यूलोज डाइनाइट्रेट का ईथर में बना विलयन, सेल्यूलोज डाइनाइट्रेट का ईथर में बना विलयन कोलॉइडल विलयन कहलाता है। क्लियर? एक बार फिर समझा दें। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन माने सूक्ष्म छलन विधि, इसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म छलन विधि, हिंदी में छलन विधि। इस विधि में अशुद्ध कोलॉइड कणों को अल्ट्रा फिल्टर से छानते हैं, जिससे अशुद्धियां अल्ट्रा फिल्टर को पार कर जाती हैं और शुद्ध कोलॉइड कण फिल्टर पेपर पर शेष रह जाते हैं। अल्ट्रा फिल्टर सामान्य फिल्टर पेपर की तरह ही होता है, किंतु इसके ऊपर कोलॉइडल विलयन का लेप लगा रहता है। सेल्यूलोज डाइनाइट्रेट का ईथर में बना विलयन कोलॉइडल विलयन कहलाता है। जी क्या होता है, कोलॉइडल विलयन, कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो क्या होता है, आप इसको ऐसे समझे जैसे गेहूं की छलनी के ऊपर हम चाय की छलनी के सफेद वाला हिस्सा लगा दें तो गेहूं की छलनी में छेद बड़े होते हैं तो उससे कोलॉइड पार्टिकल्स भी निकल जाएंगे और इम्प्यूरिटीज भी निकल जाएगी। लेकिन जैसे ही उसमें हम चाय की छलनी लगा देंगे, चाय की छलनी सफेद वाला हिस्सा, तो वो कैसे एक्ट करने लगेगा, फिर अल्ट्रा फिल्टर के रूप में। तो उसमें से क्या होगा, छोटी अशुद्धियां तो निकल जाएगी, मतलब चाय वगैरह तो निकल जाएगी, लेकिन इम्प्यूरिटीज
कोलॉइड पार्टिकल्स ऊपर रहेंगे, इम्प्योरिटीज पास आउट हो जाएंगी। ठीक, तो हमने क्या करा था, सामान्य फिल्टर पेपर ही था, जैसे गेहूं की छलनी सामान्य फिल्टर पे ऊपर हो गई, उसके ऊपर हमने किसका लेप चढ़ा दी, किसकी पेस्टिंग कर दी, कोलेजन सॉल्यूशन की। मैंने जो सफेद छल्ली लगाई है वो क्या हो गई, कोलेजन सॉल्यूशन। तो वो कैसे एक्ट करने लगा फिर, अल्ट्रा फिल्टर। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया अच्छे से? ओके, अच्छा इंग्लिश में बताना है, ठीक है, इंग्लिश में लिखिए। Ultrafiltration method. In this method, impurities present in a colloidal solution are removed using grated filter paper or ultrafilter paper. Colloid particles can pass through ordinary filter paper, but they cannot pass through graded or ultrafilter paper. When we graded filter paper is prepared by drying ordinary filter paper soaked in a solution of colloidal. Then it acts as a ultrafilter or graded filter paper. Colloidal solution of 4% cellulose dinitrate in alcohol and ether is known as colloidal solution. Clear? आगे चलते हैं। प्रिपरेशन भी कर लिया हमने इसका, प्यूरिफिकेशन भी कर लिया। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, क्या होती है प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम ये देखें कोलॉइडल पर चार्ज कैसे होता है। कोलॉइड कणों पर आवेश, कोलॉइड कणों पर आवेश, चार्ज ऑन कोलॉइड पार्टिकल्स, चार्ज ऑन कोलॉइड पार्टिकल्स, ये बहुत जरूरी चीज है। कोलॉइड पार्टिकल्स की एक खासियत होती है कि या तो ये सबके सब पॉजिटिवली चार्ज होंगे या सबके सब नेगेटिवली चार्ज होंगे, ठीक है। इनके ऊपर चार्ज कैसे आता है, तो अभी हमने पेप्टाइजेशन इसी वीडियो में पढ़ी है, तो उसमें बताया पेप्टीकरण में क्या बताया है कि जिस पदार्थ का कोलॉइड बनाना होता है उसके ताजे बने अवयव में इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा मिला देते हैं, जिससे उसका कोलॉइड बन जाता है। तो इस समय क्या होता है कि जो पदार्थ है वो इलेक्ट्रोलाइट में उपस्थित कॉमन आयनों को अवशोषित कर लेता है, और जो कॉमन आयनों को अवशोषित करेगा तो कॉमन आयन जिस चार्ज पे आवेशित होंगे वही कोलॉइडल सॉल्यूशन का चार्ज होगा। क्लियर? तो इस विधि में क्या है कि कोलॉइड पार्टिकल्स या तो इलेक्ट्रोलाइट के मिलने से बनते हैं या बनने के बाद इसमें इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया जाता है। क्या है, फिर से बताते हैं, कोलॉइडल विलयन या तो इलेक्ट्रोलाइट के मिलने से बनते हैं या बनने के बाद उनमें इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया जाता है, जिससे कोलॉइड कण इलेक्ट्रोलाइट में उपस्थित समान आवेशित कणों को अवशोषित कर आवेशित हो जाते हैं। यदि अवशोषित पार्टिकल्स धनावेशित होता है तो ये अपना धनावेशित कोलॉइड बनाते हैं, यदि अवशोषित पार्टिकल्स ऋणावेशित होता है तो ये अपना ऋणावेशित कोलॉइड बनाते हैं। जैसे हमने एग्जांपल अभी देखा था कि फेरिक हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में जब FeCl3 मिला देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं, तो FeOH का होल थ्राइड माने फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाता है। तो इसमें कॉमन आयन कौन सी है, Fe, तो वो क्या करता है, कॉमन आयन को अवशोषित कर लेता है। कॉमन आयन अवशोषित होने वाला कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए कैसा बनाता है, धनात्मक कोलॉइड। क्लियर? अगर ऐसे हमने दूसरा एग्जांपल करता, यदि आर्सेनिक सल्फाइड के ताजे बने अवक्षेप में H2S गैस पास कर दी जाए तो आर्सेनिक सल्फाइड का कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाता है। वो कैसा होता है, ऋणावेशित। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन आयन कौन से होता है, सल्फर, और सल्फर कैसा होता है, ऋणावेशित। तो इसका कैसा बनेगा, ऋणावेशित कोलॉइड बन जाता है। ठीक है, तो कोलॉइड के संबंध में सबसे मान्य सिद्धांत वो कौन सा है कि कोलॉइड पार्टिकल्स या तो इलेक्ट्रोलाइट के मिलने से बनते हैं या बनने के बाद इनमें इलेक्ट्रोलाइट मिला दिए जाते हैं, जिससे कोलॉइड कण इलेक्ट्रोलाइट में उपस्थित समान आयनों को अवशोषित कर आवेशित हो जाते हैं। यदि अवशोषित होने वाले कण
धनावेशित होते हैं तो ये अपना धनात्मक कोलॉइड बनाते हैं, यदि अवशोषित होने वाले कण ऋणात्मक होते हैं तो ये अपना ऋणावेशित कोलॉइड बनाते हैं। जैसे FeOH को होल थ्राइस के ताजे बने अवक्षेप में FeCl3 इलेक्ट्रोलाइट मिला देते हैं तो FeOH का होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड का धनावेशित कोलॉइड बन जाता है, क्योंकि इसमें अवशोषित होने वाले कण धनावेशित आयरन है, आयरन के कण है। क्लियर? यदि H2S3 में मिलाते तो ठीक है। तो इंग्लिश में क्या हो गया? कोलॉइडल सॉल्यूशन आइदर फॉर्म बाय the addition of electrolyte or after formation electrolyte added in it. So colloidal solution absorb common ion from electrolyte and get charged. If absorbed common ion is positively charged, then they form positively colloid solution. If absorbed common ion is negatively charged particles, then it form negatively charged colloid solution. Clear? ओके, आगे चलते हैं। कोलॉइड बन गया, कोलॉइड कणों पर चार्ज भी बन गया। अब इसके बाद आता है स्कंदन या कोगुलेशन। स्कंदन या इसे कहते हैं अवक्षेपन। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं कोएगुलेशन। जी अच्छा, ये इंग्लिश में एक ही सेंटेंस है बस, कोएगुलेशन, स्कंदन या अवक्षेपण। क्या होता है? सभी कोलॉइड कण या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, जो कोलॉइड पार्टिकल्स हो गए कोलॉइड, ठीक है, जो पॉजिटिवली चार्ज है जैसे। तो कोलॉइड कण क्या होते हैं? आवेशित होती है। आवेशित होने के कारण, एक से आवेशित होने के कारण दूर दूर रहते हैं, आपस में जुड़े नहीं रहते हैं। जब इसमें विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया जाता है, क्या मिला देते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जब इसमें विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया जाता है तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं? कोलॉइड कणों पर उपस्थित आवेश को नष्ट कर देते हैं। जैसे पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है तो इसमें निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट मिला देंगे, जैसे अपन ने, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोलाइट को पॉजिटिव वाले में नेगेटिव मिलाएंगे तो एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करने से क्या है, जो अभी चार्ज होने के कारण आपस में जुड़ नहीं रहे थे वो एक साथ गुच्छे के रूप में जुड़ जाएंगे, ऐसे ऐसे जमा हो जाएंगे और गुच्छे के रूप में बैठ जाएंगे, तली में बैठ जाएंगे। यह क्रिया क्या कहलाती है? अवक्षेपण। अवक्षेप बन जाएगा, पीपीटी बन जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं? अवक्षेपण। ठीक है, अवक्षेपण या स्कंदन। तो क्या हो गया? सभी कोलॉइड कण या तो धनावेशित होते हैं या ऋणावेशित होते हैं। यदि कोलॉइड कणों में या कोलॉइडी विलयन में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया जाए तो यह कोलॉइड कणों पर उपस्थित आवेश को नष्ट कर देते हैं, और आवेश नष्ट होते ही सभी कोलॉइड कण आपस में समूह के रूप में एकत्रित हो जाते हैं और तली में बैठ जाते हैं। कोलॉइड कणों का इस प्रकार आपस में समूह के रूप में एकत्रित होने की घटना स्कंदन या अवक्षेपण कहलाती है। क्लियर? फिर से सुनो, कोलॉइड पार्टिकल्स, सभी कोलॉइड पार्टिकल्स या तो धनावेशित होते हैं या ऋणावेशित होते हैं। यदि कोलॉइड विलयन में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया जाए तो यह कोलॉइड कणों पर उपस्थित आवेश को नष्ट कर देता है, जिससे आवेश नष्ट होते ही सभी कोलॉइड कण आपस में समूह के रूप में इकट्ठा होकर तली में बैठ जाते हैं। कोलॉइड कणों का इस प्रकार आपस में जुड़कर, समूह के रूप में जुड़कर या आपस में समूह के रूप में जुड़ने की घटना कोलॉइड स्कंदन या अवक्षेपण कहलाती है। क्लियर? इंग्लिश में colloid particles are, all colloid particles are either positively charged or negatively charged particle. If some oppositively charged electrolyte added in it, it cancel the colloidal particles charge. So after neutralization of charge, they get aggregate and settle down. They get aggregate and settle down. This phenomena is known as coagulation of colloid. क्लियर? फिर से सुनो, ऑल कोलॉइड पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। इफ वी एडेड सम अपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट इन इट, इट कैंसिल द कोलॉइडल चार्ज। आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज, कोलॉइड पार्टिकल्स गेट एग्रीगेट एंड सेटल डाउन। दिस फिनोमेना इज नोन एज कोगुलेशन ऑफ कोलॉइड। क्लियर?
कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोगुलेशन तो हो जाता है, कोगुलेशन कौन ज्यादा करेगा कौन कम करेगा, कोगुलेशन की शक्ति के बारे में अगर बात करेंगे तो इसके लिए एक जो नियम दिया है वो हार्डी-शुल्जे ने दिया है। ठीक है, हार्डी-शुल्जे का नियम क्या होता है, इसे फ्लक्चुएशन वैल्यू भी कहते हैं, अवक्षेपण बिंदु या फ्लक्चुएशन वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो हार्डी-शुल्जे ने क्या दिया है, इसके अंदर उड़न भी कहते हैं उसे, तो हार्डी-शुल्जे इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है किसी आयन की स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी। फिर से सुन लीजिए, किसी आयन की स्कंदन शक्ति उसकी संयोजकता पर निर्भर करती है। आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी। यह आयन की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, मतलब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है इस पर डिपेंड नहीं करेगी। क्लियर? अभी इसको हम एक बार क्लियर आउट करते हैं, एग्जांपल देखिए। इंग्लिश में क्या है, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द एक्टिव आयन ग्रेटर इट्स कोगुलेशन पावर। आयन की शक्ति जितनी अधिक होगी, आयन की वैलेंसी जितनी अधिक होगी उतनी ही उसकी स्कंदन पावर होगी। क्लियर? जैसे अब हम इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल क्या है, हम इसको ऐसे लेते हैं, ये सपोज कीजिए Sn है, Sn +4, फिर An है +3, फिर Ca है +2 और फिर H है +1। ठीक होता है, या Na कर दें, Na का तो लो, Na +1। तो इसमें किसकी ज्यादा होगी, तो इसमें सबसे ज्यादा चार्ज इसके ऊपर है, इसकी स्कंदन शक्ति सबसे ज्यादा होगी, फिर Al की होगी, फिर Ca की होगी, फिर Na की होगी। क्लियर? अब अगर नेगेटिव वाले होते तो क्या होता है, जैसे फेरोसाइनाइड है FeCN6, FeCN6, इसके ऊपर 4 माइनस चार्ज, फिर PO4, ठीक है, उसके ऊपर कितना होता है 3 माइनस चार्ज, फिर SO4 उस पर 2 माइनस चार्ज, फिर क्लोराइड उस पर 1 माइनस चार्ज। क्लियर? अब अगर कहीं कंपटीशन के हिसाब से बात करें, ये सब लिखी हुई, इसमें से सबसे ज्यादा स्कंदन शक्ति किसकी होगी, इसको भी हम मिटा देते हैं। जैसे इन सब में देखें तो ऐसा नहीं है कि जो पॉजिटिव वाले तो इसकी ज्यादा होगी, नहीं, क्योंकि उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं कर रही, उसकी संख्या पर निर्भर कर रही। संख्या किसकी ज्यादा, तो सबसे ज्यादा स्कंदन शक्ति किसकी होगी, इसकी। आए समझ में? कोई दिक्कत है वो तो बोलो, नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्कंदन शक्ति के लिए एक चीज और ध्यान रखना कि बार बार बता रहे हैं कि इसमें चार्ज की संख्या पर निर्भर करना है, नेगेटिव पॉजिटिव पे नहीं। तो मैथ वाले क्या करते हैं, कहते हैं नेगेटिव वाली चीज कम होती है, पॉजिटिव वाली ज्यादा होती है, पॉजिटिव वाली तो सो नहीं, संख्या पर निर्भर करेगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हमने ये तो कर लिया। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट हेडिंग, विद्युत कण संचलन। विद्युत कण संचलन, वैद्युत कण संचलन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या करें, अगर हम जो इलेक्ट्रोड कोलाइड बनाया है, कोलाइड को एक यू आकार की नली में लेकर उसमें इलेक्ट्रोड लटका दें, ये इलेक्ट्रोड लटका दिया, जब पॉजिटिव हो गया एनोड हो गया, जो कैथोड हो गया। ठीक है, हमने इसमें लटका दिया और इसमें नीचे क्या भर दिया हमने, कोलाइड पार्टिकल्स, जो कोलाइड पार्टिकल्स हो गए। तो कोलाइड पार्टिकल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होंगे या नेगेटिव चार्ज, मतलब सबके सब कोलाइड पार्टिकल्स समान आवेशित होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज होंगे या नेगेटिव चार्ज होंगे। जब ऐसे आवेशित कोलाइड कणों को विद्युत क्षेत्र में रख दिया, तो जब हमने से यू आकार के नली में रखकर इलेक्ट्रोड लटका के विद्युत धारा प्रवाहित करी, तो ये एनोड और कैथोड है। तो क्या होता है कि कोलाइड कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर मूवमेंट करने लगते हैं।
कोलाइड कणों का इस प्रकार विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पे जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, जब जैसे पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले पे आएंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाले पे आएंगे, वहां पे जाएंगे चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा और जो उस पर डिपॉजिट होकर चले जाएंगे। कोलाइड कणों का इस प्रकार विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में मूवमेंट करना क्या कहलाता है, वैद्युत कण संचलन। वैद्युत माने विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में वैद्युत कण हो गए, संचलन माने गमन करना इलेक्ट्रोफोर से इलेक्ट्रिक के प्रभाव में। तो क्या लिखेंगे इसमें, सभी कोलाइड कण या तो धनावेशित होते हैं या ऋणावेशित होते हैं। जब ऐसे कोलाइड कणों को विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो ये विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं। कोलाइड कणों का इस प्रकार विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड पर गमन कर वहां पर उदासीन होकर जमा होने की प्रक्रिया वैद्युत कण संचलन कहलाती है। फिर से समझो, सभी कोलाइड कण या तो धनावेशित होते हैं या ऋणावेशित होते हैं। जब आवेशित कोलाइड कणों को विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो विद्युत क्षेत्र के प्रवाह में कोलाइड कण विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं और वहां पहुंचकर उदासीन हो जाते हैं। कोलाइड कणों का आवेशित कोलाइड कणों का इस प्रकार विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन वैद्युत कण संचलन कहलाता है या इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। ठीक है, यदि सभी कोलाइड कण धन आवेशित होते हैं तो ये ऋण आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं। तो इस प्रकार के गमन को या धन आवेशित कोलाइड कणों के गमन को धनात्मक संचलन या कैटाफोरेसिस कहते हैं। धन कण संचलन या कैटाफोरेसिस कहते हैं। क्या चीज है, धन कण संचलन, कैटाफोरेसिस। यदि कोलाइड कण धन आवेशित होते हैं तो ये कैथोड की ओर गमन करते हैं, तो इस प्रकार के गमन को धन कण संचलन या कैटाफोरेसिस कहते हैं। क्लियर। और यदि सभी कोलाइड कण ऋण आवेशित होते हैं तो वे एनोड की ओर गमन करते हैं। तो इस प्रकार के यदि सभी कोलाइड कण ऋण आवेशित होते हैं तो ये एनोड की ओर गमन करते हैं, वहां पहुंचकर उदासीन हो जाते हैं और जमा हो जाते हैं। तो ऋण आवेशित कोलाइड कणों के इस प्रकार के गमन को ऋण कण संचलन कहते हैं। ऋण कण संचलन, ठीक है, या इसे इंग्लिश में कहते हैं एनाफोरेसिस। ठीक, क्लियर हुआ। सभी कोलाइड कण या तो धनावेशित होते हैं या ऋणावेशित होते हैं या समान आवेशित होते हैं। जब ऐसे कोलाइड कणों को विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगते हैं और वहां पहुंचकर उदासीन हो जाते हैं और जमा हो जाते हैं। विद्युत क्षेत्र के प्रवाह में कोलाइड कणों का इस प्रकार का गमन वैद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। यदि कोलाइड कण धन आवेशित होते हैं तो वे कैथोड की ओर गमन करते हैं। इस प्रकार के गमन को धन कण संचलन या कैटाफोरेसिस कहते हैं। और यदि सभी कोलाइड कण ऋण आवेशित होते हैं तो वह एनोड की ओर गमन करते हैं। इस प्रकार के गमन को ऋण कण संचलन या एनाफोरेसिस कहते हैं। क्लियर। इंग्लिश में, ऑल कोलाइड पार्टिकल्स आर कैरी सेम चार्ज, आइदर दे पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। इफ these colloid particles are placed in electric field, then they move toward the oppositively charged electrodes, reaching there get neutralized, reaching there they cancel its charge and neutralize and deposit there. This type of movement या movement of colloid particles toward the oppositively charged electrodes in electric field is known as electrophoresis. Clear? Colloid particles are either positively charged or negatively charged. When they kept in electric field or magnetic field, they move toward the oppositively charged electrodes, reaching there, neutralize and get deposited. This phenomena, this movement of colloid particles is called electrophoresis. If colloid particles are positively charged, then they move to cathode. This movement is called cataphoresis. If colloid particles are negatively charged, then they move toward the anode. This movement is called anaphoresis. Clear? Okay.
नेक्स्ट ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनी गति, ब्राउनी गति। ठीक है, क्या होता है, जैसे कोलॉइड सॉल्यूशन है, कोलॉइड सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड सॉल्वेंट दोनों ही होंगे। कोलॉइड क्या होते हैं, सॉल्यूट के रूप में सॉल्वेंट मिलता है तो विलेन बन गया, तो कोलॉइड सॉल्यूशन कहते हैं। तो कोलॉइड पार्टिकल्स क्या होते हैं, रैंडमली मूवमेंट करते रहते हैं सभी दिशाओं में। अब जैसे जैसे और चलते हैं हमेशा सीधे, जब जो सीधे जा रहे हैं, नीचे के मॉलिक्यूल्स अगर उसमें हिट करते तो ऊपर जाने लगते हैं, फिर ऊपर प्रेशर बढ़ता है तो ऊपर वाले करते तो नीचे आने लगते, ऐसे ऐसे मूवमेंट होने लगती है। तो कोलॉइड कणों की जो जिगजैग जो मूवमेंट क्या कहलाती है, जिगजैग मूवमेंट, जिगजैग। कोलॉइड कणों के जिगजैग मूवमेंट को क्या कहते हैं हम, ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, कोलॉइडल विलयन में कोलॉइड कण अनियमित टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गति करते रहते हैं। कोलॉइड कणों की इस जिगजैग गति को ही ब्राउनियन गति कहते हैं। इसे सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था और इस गति के कारण ही कोलॉइडल विलयन स्थायी होता है। ठीक है, फिर से सुन लो, इसे रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, बताया था या देखा था। कोलॉइडल विलयन में कोलॉइड कण अनियमित टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गति करते रहते हैं। कोलॉइड कणों की इस जिगजैग गति को ही ब्राउनियन गति कहते हैं। यह गति कोलॉइड कणों पर माध्यम के कणों के टकराने के कारण होती है। जैसे 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 कण जा रहा है, माध्यम का कण ऐसे टकरा दिया, ऐसे आने लगा, नीचे प्रेशर हुआ उसने ऐसा कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे मूवमेंट करते समझ आते। क्लियर। कोलॉइडल विलयन में कोलॉइड कण अनियमित टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गति करते रहते हैं। कोलॉइड कणों की इस जिगजैग गति को ही ब्राउनियन गति कहते हैं। कोलॉइडल विलयन ब्राउनियन गति के कारण ही स्थायी होता है और इस कोलॉइड विलयन की ये जिगजैग गति कोलॉइड कणों पर माध्यम के कणों के टकराने के कारण होती है। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, इंग्लिश। इन कोलॉइडल सॉल्यूशन कोलॉइड पार्टिकल्स डू जिगजैग मूवमेंट। In colloidal solution, colloid particles do zigzag movement. This zigzag movement of colloid particles is called Brownian movement. Clear? एक फिर से सुन लो। In colloidal solution, the particle were seen move in the zigzag path in all possible directions. The zigzag or random motion of solid particle in colloidal solution is known as Brownian movement. It is caused due to the unequal bombardment of molecules, solvent molecules on the solid particles. Clear? कोलॉइडल विलयन में कोलॉइड कण अनियमित टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गति करते रहते हैं। कोलॉइड कणों की इस जिगजैग अनियमित गति को ही ब्राउनियन गति कहते हैं। यह गति कोलॉइड कणों पर माध्यम के कणों के टकराने के कारण होती है और इस गति के कारण ही कोलॉइडल विलयन स्थायी होता है। क्लियर? इन कोलॉइडल सॉल्यूशन कोलॉइड पार्टिकल्स शो रैंडम जिगजैग मूवमेंट. This random zigzag movement of solid particle is known as Brownian movement. It is due to the unequal bombardment of solvent particles on the solute particles. Due to Brownian movement, colloid particles become stable. Clear? Okay. Next, Tyndall effect. क्या रहेगा? Tyndall effect. टिंडल इफेक्ट में क्या होता है कि आपने टॉकीज में गए होंगे, पिक्चर देखी होगी तो एक पर्दा रहता है, इधर से फिल्म निकलती है और कैसे आती है। ठीक है, अगर आप इसको कभी भी देखोगे तो ब्लूइश पाथ दिखेगा, ब्लूइश पाथ, नीले कलर का दिखता है। पिक्चर भले यहाँ साफ दिखती है और क्या होता है जब पिक्चर चलती तो अंधेरा कर देती, तो इसमें भी वही फिनोमेना है। इसे किसने देखा था? सबसे पहले टिंडल नामक वैज्ञानिक। तो अंधेरे में रखे हुए कोलॉइड कणों पर तीव्र प्रकाश पुंज प्रवाहित किया, बहुत तेज प्रकाश डाले
तो प्रकाश का मार्ग नीलापन लिए हुए शंकु का प्रश्न के रूप में दिखता है। अगर इसको हम ऐसे कर दे तो शंकु बन जाएगा, बन गया कौन? तो यदि अंधेरे में रखे हुए कोलाइड कणों पर तीव्र प्रकाशपुंज प्रवाहित किया जाए तो प्रकाश का मार्ग नीलापन लिए हुए शंकु का प्रश्न के रूप में दिखाई देने लगता है। प्रकाश के मार्ग का नीलापन लिए हुए दिखने की यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। फिर से सुनो, अंधेरे में रखे हुए कोलाइड कणों पर यदि तीव्र प्रकाशपुंज प्रवाहित किया जाता है तो प्रकाश का मार्ग नीलापन लिए हुए शंकु का प्रश्न के रूप में दिखाई देने लगता है। प्रकाश के मार्ग के दिखने की यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। क्लियर? और यह आकार टिंडल शंकु कहलाता है। क्लियर? और यह क्या होता है? टिंडल प्रभाव क्या होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि कोलाइड कण अंधेरे में रखे हुए जो कोलाइड कण होते हैं प्रकाश के मार्ग का प्रकीर्णन करते हैं, मतलब बिखेर देते हैं। तो जितना बड़ा साइज होगा कोलाइड का, जितना बड़ा साइज होगा उतना ही बड़ा प्रकीर्णन होगा। साइज छोटा होगा तो कम होगा। आप देख लेना, टॉर्च लेना, आप टॉर्च की रोशनी जा रही, अगर इधर आप बड़ा पत्थर रख देंगे तो ऐसी जाएगी रोशनी, और अगर आप ऐसे छोटा रख देंगे तो ऐसे जाएगी। तो साइज जितना बड़ा होगा, कोलाइड का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही विकिरण ज्यादा होगा। क्लियर? तो क्या होगा? यदि अंधेरे में रखे हुए कोलाइड कणों पर तीव्र प्रकाशपुंज प्रवाहित किया जाता है तो प्रकाश का मार्ग नीलापन लिए हुए शंकु का प्रश्न के रूप में दिखाई देता है। प्रकाश के मार्ग का इस प्रकार दिखने की घटना, नीलापन लिए हुए दिखने की घटना टिंडल प्रभाव कहलाता है, और यह आकार टिंडल शंकु कहलाता है। टिंडल प्रभाव कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश के कणों का प्रकीर्णन के कारण होता है। क्लियर? इंग्लिश में, if a strong beam of light passed over colloidal solution placed in dark place, the path of the light is illuminated as a bluish color. This phenomena is known as Tyndall effect, or it is due to the scattering of light by colloid particles. Clear? आगे देखें इसमें। अब इसके बाद जो क्वेश्चन कुछ ऐसे बनते हैं कि कोलाइड का यूजेस क्या है। एक आता है पहले गोल्ड नंबर या कोलाइड प्रोटेक्शन। सबसे अच्छी चीज एक रहेगी कोलाइड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव कोलाइड, प्रोटेक्टिव कोलाइड, कोलाइड रक्षण, कोलाइड रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड या प्रोटेक्टिव कोलाइड। क्या होता है कि अगर जो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइड है तो ये आपस में जुड़े नहीं होते। ठीक है? अगर इसके ऊपर हम, और ये कैसे कोलाइड हमने बताए थे, दो होते हैं, एक होता है लायोफिलिक कोलाइड और एक लायोफोबिक कोलाइड। तो ये कौन सा होगा? लायोफोबिक, द्रव विरोधी। यदि द्रव विरोधी कोलाइड में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोलाइट यदि द्रव विरोधी कोलाइड में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोलाइट की कुछ मात्रा मिला दें तो ये कोलाइड कणों पर उपस्थित आवेश को नष्ट कर देते हैं, जिससे आवेश नष्ट होते ही ये स्कंदित हो जाते हैं। यह घटना कोलाइड कोगुलेशन कहलाती है, स्कंदन, अवक्षेपण या ऊर्णन कहलाती है। लेकिन यदि द्रव विरोधी कोलाइड में इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से पूर्व द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया जाए, कौन सा मिला दिया? द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया जाए तो ये द्रव विरोधी कोलाइड को स्कंदित होने से रोक लेते हैं। यदि द्रव विरोधी कोलाइड में इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से पूर्व कुछ मात्रा द्रव स्नेही कोलाइड की मिला दिया जाए तो ये इलेक्ट्रोलाइट का सीधा प्रभाव द्रव विरोधी कोलाइड पर नहीं पड़ने देते हैं और उसको स्कंदित होने से बचा लेते हैं। यह घटना कोलाइड रक्षण कहलाती है और द्रव स्नेही कोलाइड रक्षी कोलाइड कहलाते हैं। आए समझ में? कैसे सुनो, यदि द्रव विरोधी कोलाइड में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया जाए तो ये उसका आवेश को नष्ट कर स्कंदित कर देते हैं। यदि द्रव विरोधी कोलाइड में इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से पूर्व कुछ मात्रा द्रव स्नेही कोलाइड की मिला दी जाए तो ये द्रव विरोधी कोलाइड के चारों ओर अपना आवरण बना लेते हैं, जिससे इलेक्ट्रोलाइट का सीधा प्रभाव द्रव विरोधी कोलाइड पर नहीं पड़ पाता है और वे स्कंदित होने से बच जाते हैं। यह घटना
कोलाइड रक्षण कहलाती है तथा द्रव स्नेही कोलाइड रक्षी कोलाइड कहलाते हैं। तो लिखा था अपने डिफरेंस में लिखे थे, इसे रक्षी कोलाइड भी कहते हैं। तो जो आंसर मिल गया, द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड क्यों कहते हैं? द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड इसलिए कहते हैं, यदि द्रवरोधी कोलाइड में इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया जाए तो उसका स्कंदन कर देते हैं, और यदि द्रवरोधी कोलाइड में इलेक्ट्रोलाइट मिलाने से पूर्व द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया जाए तो ये उसके चारों ओर अपना आवरण बना लेते हैं, जिससे इलेक्ट्रोलाइट का सीधा प्रभाव द्रवरोधी कोलाइड पर नहीं पड़ पाता, उसको स्कंदितों से बचा लेते हैं। इसलिए द्रव स्नेही कोलाइड को रक्षी कोलाइड कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइड क्या था? When we added some amount of lyophilic colloid in lyophobic colloid before the addition of electrolyte, it prevent the coagulation of lyophobic colloid. This phenomena is known as protection of colloid, protection of colloid, and lyophilic colloid is called protective colloid. Clear? इसमें कोई पिक्चर? अब रक्षण शक्ति को नापते किससे हैं? प्रोटेक्शन पावर को नापते किसके? तो प्रोटेक्शन पावर को नापते हैं गोल्ड नंबर में। गोल्ड नंबर, इसे जिगमॉन्डी नंबर भी कहते हैं, जिगमॉन्डी नंबर। क्या कहते हैं? गोल्ड नंबर या जिगमॉन्डी नंबर। स्वर्ण संख्या हिंदी में कहते हैं, स्वर्ण संख्या, समझ जाएंगे। तो इसकी परिभाषा आपको रखनी पड़ेगी। क्या होता है? किसी कोलाइड का गोल्ड नंबर उसकी मिलीग्रामों में वह मात्रा है जो 10 सीसी गोल्ड सॉल्ट में इसलिए मिलाई जाती है ताकि उसका अवक्षेपण 1% NaCl द्वारा न हो सके। क्लियर? द गोल्ड नंबर ऑफ प्रोडक्टिव कोलाइड इज द क्वांटिटी इन मिलीग्राम which added into 1% NaCl solution to prevent the coagulation of 10% NaCl from 10% NaCl। ठीक है, गोल्ड नंबर जितना ज्यादा होता है उसकी रक्षण शक्ति भी उतनी ही कम होती है। क्लियर? तो ये था कोलाइड के बारे में। अब एक बहुत अच्छी चीज बचती है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हम उसको और समझ लेते हैं तो अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्या होता है कि जैसे अपना कहा जाता है कि फैक्ट्रियों के, शहरों की फैक्ट्रियों में, चिमनियों में कोल्ट्रल एपरेटस का उपयोग करते हैं। किसका? कोल्ट्रल एपरेटस। कोल्ट्रल एपरेटस, कॉर्पोरेटर उपकरण का उपयोग करते हैं। या कहते हैं बहते हुए रक्त को रोकने के लिए, बहते हुए रक्त को रोकने के लिए, रक्त को रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग करते हैं। फिटकरी या लाल दवा, फिटकरी या आयोडीन विलयन का, या आयोडीन विलयन का प्रयोग करते हैं। या डेल्टा फॉर्मेशन क्या होता है? डेल्टा फॉर्मेशन यस, इसका उपयोग सीवेज की सफाई में करते हैं। मैंने गटर साफ करते हैं ना जो, तो सीवेज क्लीनिंग में। तो कैसे करते हैं? कोलाइड का उपयोग क्या है? कोलाइड का उपयोग किसमें है? इसमें आप ये मान के चलना कि जैसे क्वेश्चन आ गया, फैक्ट्रियों की चिमनियों में, धुएं के चिमनियों में कोल्ट्रल एपरेटस का उपयोग किया जाता है, क्यों? या बहते हुए रक्त को रोकने के लिए फिटकरी या आयोडीन का प्रयोग किया जाता है, क्यों? या डेल्टा फॉर्मेशन कैसे होता है, या सीवेज क्लीनिंग कैसे किया जाए? तो इन सब में आप ये मान के चलना, हर चीज में जो पार्टिकल्स है जिसको भी साफ कर रहे हैं, जैसे कोल्ट्रल एपरेटस में धुआं को साफ कर रहे हैं तो धुएं के कण कैसे होंगे? धुएं के कण नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ऐसे ही रक्त की बात करें तो रक्त के पार्टिकल्स कैसे होंगे? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। तो ये क्या करते हैं? जिस चीज का हम प्रयोग करते हैं, जैसे इसमें कोल्ट्रल एपरेटस का प्रयोग कर रहे हैं पॉजिटिव देगा, इसे फिटकरी का कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि उसके आवेश को नष्ट कर देते हैं, और आवेश नष्ट हो जाते हैं तो वो थक्का सा हो जाता है, कोगुलेट हो जाते हैं, और कोगुलेशन को ही तो थक्का कहते हैं। तो बहते हुए रक्त रुक जाएगा। तो क्वेश्चन था, बहते हुए रक्त को रोकने के लिए फिटकरी का प्रयोग करते हैं, क्यों? तो रक्त ऋण आवेशित कोलाइड कणों का समूह होता है, या रक्त ऋण आवेशित कोलाइड कण होता है। जब इसमें फिटकरी या आयोडीन विलयन लगा देते हैं तो फिटकरी से मिलने वाले धन आवेशित आयन कोलाइड कणों पर उपस्थित या रक्त में उपस्थित ऋण आवेशित आयनों को न्यूट्रल कर देते हैं, आवेश रहित कर देते हैं, जिससे आवेश नष्ट होते ही ये समूह के रूप में जमा हो जाते हैं और बहता हुआ रक्त रुक जाता है। क्लियर? ऐसे कोल्ट्रल एपरेटस का उपयोग क्यों करते हैं? तो धुआं, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं या चिमनियों से निकलने वाला धुआं ऋण आवेशित
कण लिए रहता है, इसमें कार्बन के ऋणावेशित कण होते हैं। जब ये कण कोलेटरल एपरेटस से टकराते हैं तो कोलेटरल एपरेटस धनावेशित होता है, यह धुएं में उपस्थित ऋणावेशित कणों को उदासीन कर देता है, जिससे उदासीन होते ही ये कार्बन के कण तली में बैठ जाते हैं और शुद्ध धुआं बाहर निकलता है, जिससे वातावरण प्रदूषित होने से बच जाता है। डेल्टा फॉर्मेशन, डेल्टा फॉर्मेशन में क्या होता है, जब नदी समुद्र में गिरती है तो यहाँ पे एक टीला सा बन जाता है, उसी को डेल्टा कहते हैं। तो क्या होगा, जो नदी गिर रही है तो इसमें धनावेशित होगा, जो ऋणावेशित होगा, एक दूसरे का चार्ज नष्ट होगा, यहाँ पे जमा हो जाएंगे। ठीक, तो केवल आपको इसमें ये ध्यान रखना है, जिस किसी भी चीज का आप प्रयोग कर रहे हैं वो पॉजिटिव आयन दे रहा है, और जिस किसी के लिए कर रहे हैं वो नेगेटिव आयन दे रहा है। और जब दोनों मिलते हैं तो क्या होते हैं, उदासीन हो जाते हैं। उदासीन होने से उसमें कोगुलेशन प्रोसेस होती है और वो बैठ जाते हैं, तो वो तली में बैठ जाता है, जैसे धुआं भी होगा तो साफ हो जाएगा, खून बह रहा होगा तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये अपना कोलाइड था, हमने तीनों कोलाइड के चैप्टर देख लिए। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गए होंगे। जो भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को पता ही होगा, और नहीं पता है तो मैं दोबारा से लिख देता हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9829256900। ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, हमारे इन सब के पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए, पीडीएफ तो वहाँ भी मिल जाएंगे। यदि इसके आपको ऑडियो क्लिप चाहिए, ऑडियो क्लिप वहाँ भी मिल जाएगी, लेकिन इनके लिए आपको कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा। पीडीएफ हमारा 1000 में मिलता है, ऐसे इसको भी है। और ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, व्हाट्सएप पे कॉल करके आप पता कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है जिसमें इसी तरीके से सब समझाया जाएगा। उसमें न्यूमेरिकल भी कराएंगे, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल कराना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्षमा चाहते हैं। बाकी आप लोग को समझदार है, धन्यवाद। इसके बारे में आप अपना फीडबैक देते रहिए। अगर अच्छा लगे तो बिल्कुल बताइए कि आपको बहुत अच्छा लगा है, लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको ये एक अपनी ऐसी कोचिंग है जो नेटवर्क मार्केटिंग पर आधारित है। इसमें आप पढ़िए और 2 लोगों को और पढ़ाइए। अगर वो लोग हमारे साथ ऑनलाइन पढ़ते हैं और आपके द्वारा भेजे गए हैं तो उसमें कुछ अमाउंट आपके पास भी आएगा। इसीलिए हमारे टैगलाइन है अर्न विथ लर्न। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ रहा है, आपका फीडबैक भी मिल रहा है। धन्यवाद। आगे ही ऐसा अपना फीडबैक देते रहिए और इसको देखते रहिए। ओके, थैंक यू।